हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अर्पिता और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मैक्सम गिलबर्ट डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड, जो सीक्वेंसिंग मेथड का एक इनिशियल टेक्निक था। तो चलिए बढ़ते हैं, इस टेक्निक के आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। मैक्सम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग मेथड सबसे पुराना टेक्निक है। 1977 में इसको एलन मैक्सम और वॉल्टर गिलबर्ट ने दिया था। इसको केमिकल डिग्रेडेशन या केमिकल क्लीवेज मेथड भी बोला जाता है। इसमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ब्रेक होता है। इसमें कोई पॉलीमराइजेशन रिएक्शन नहीं होता है। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस स्पेसिफिक केमिकल के कारण एक पर्टिकुलर नाइट्रोजनस बेस के बाद वहां से वो टूट जाता है। टूटेगा कैसे? टूटेगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करके। तो ये है इनिशियल इंट्रोडक्शन। अब मेन फीचर्स देखें तो ये फर्स्ट जनरेशन डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक है। इसमें केमिकल मॉडिफिकेशन के बेसिस पे सेग्रीगेशन या फ्रैगमेंटेशन होता है। ये बहुत ही अच्छा है अगर आप शॉर्ट डीएनए फ्रैगमेंट अप टू 300 बेस पेयर तक के सीक्वेंस को अगर आप सीक्वेंस करना चाहते हैं तो ये मेथड बेस्ट है। अगर बैकग्राउंड देखें तो 1977 के पहले डीएनए सीक्वेंस को डिटरमाइन करना, पता करना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था। उसके बाद आया दो तरीका, मैक्सम गिलबर्ट और सैंगर चेन टर्मिनेशन मेथड। सैंगर्स जो है वो बाद में प्रेफर इसलिए होने लगा क्योंकि ये सिंपल था, सेफर था और ज्यादा एक्यूरेट होने के कारण सैंगर्स मेथड को प्रेफरेंस मिलने लगा। तो सैंगर मेथड की वीडियोस मेरे चैनल पे प्रोवाइडेड है, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। आज हम डील करेंगे मैक्सम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग से। तो सबसे पहले हम इसका प्रिंसिपल समझते हैं। इसमें डीएनए को लेबल किया जाता है एक एंड पे और उस डीएनए लेबल फ्रैगमेंट को 4 रिएक्शन ट्यूब में डिवाइड कर दिया जाता है। हर एक ट्यूब में एक या दो, एक से ज्यादा या दो मैक्सिमम नाइट्रोजनस बेस को टारगेट किया जाता है। अब इसमें एक स्पेसिफिक केमिकल्स यूज किया जाता है जो उस नाइट्रोजनस बेस को क्लीव करेगा या आइडेंटिफाई करके उसको क्लीव करेगा। अगर मॉडिफाइड बेसिस है, अगर मॉडिफिकेशन या मॉडिफाइड बेसिस है तो उस केस में आपको पिपरिडिन ऐड करना होता है जिससे वो मॉडिफाइड बेसिस को क्लीव कर दे। अब जब क्लीव करेगा तो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनेंगे और उन छोटे छोटे फ्रैगमेंट को आप पॉलीएक्रिलामाइड जेल या फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसको हम वर्टिकल बोलते हैं पॉलीएक्रिलामाइड को, और हॉरिजॉन्टल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो हमारा नॉर्मल अग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, उसके बेसिस पे सेपरेशन कर सकते हैं। अब जब आप उसके बेसिस पे सेपरेशन करेंगे तो आपके साइज के अकॉर्डिंग वो सेग्रीगेट होगा। फिर आप उसका ऑटो रेडियोग्राफी करके आप उसमें से सीक्वेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं। कौन से केमिकल रिएक्शंस के लिए क्या किस तरह का रिएक्शंस होता है? अगर आपको ग्वानिन के बाद क्लीव करवाना है तो आपको केमिकल यूज करना होगा डाइमिथाइल सल्फेट, डीएमएस। अगर आपको एडेनिन और ग्वानिन दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद क्लीव करवाना है, या एडेनिन है तो भी क्लीव करे, ग्वानिन है तो भी क्लीव करे, उस कंडीशन में आप यूज करोगे फॉर्मिक एसिड। अगर साइटोसिन का ट्यूब है, उसमें आपको हाइड्राजीन और हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन देना है तो साइटोसिन के बाद क्लीव होगा। और अगर सिर्फ हाइड्रोजन देते हैं तो साइटोसिन और थाइमीन दोनों के बाद ही क्लीव होगा। तो ये सारे पार्शियल क्लीवेज भी करते हैं और कंप्लीट डाइजेशन भी करते हैं। तो ये केमिकल्स के नाम, ये टेबल आपको याद करना है, आपके आंसर्स में होना जरूरी है। इसमें केमिकल का नाम है और वो कहाँ पे कौन से बेस के बाद क्लीव करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोसीजर, सबसे पहले आप डीएनए फ्रैगमेंट ले ले, उसके बाद उसको 32 फॉस्फोरस से रेडियो लेबल कर दे। रेडियो लेबल करने के बाद उसको, उस पूरे स्ट्रैंड्स को हम 4 अलग रिएक्शन ट्यूब में डालेंगे। और 4 रिएक्शन ट्यूब में डालने का रीजन ये है कि इसमें आप एक में डालोगे डीएमएस, दूसरे में डालोगे फॉर्मिक एसिड, तीसरे में डालोगे हाइड्रोजिन विथ हाई सॉल्ट और चौथे में डालोगे हाइड्रोजिन।
जब ये 4 डाल दोगे तो हर एक में अलग अलग क्लीवेज होगा, जिसमें पहले में आपने अगर DMS डाला है तो वहां पे ग्वानिन में क्लीव होगा, अगर दूसरे में फॉर्मिक एसिड डाला है तो ग्वानिन और एडेनिन दोनों में क्लीव होगा, तीसरे में हाइड्रोजीन और हाई सॉल्ट डाला है तो साइटोसिन में क्लीव होगा, और अगर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजीन डाला है तो साइटोसिन और थायमीन दोनों में क्लीव होगा। तो इसलिए हमको अलग अलग सैंपल्स को अलग अलग तरह से ट्रीट करना होगा। पिपरिडीन डालना है अगर कहीं पे मॉडिफाइड बेसिस प्रेजेंट है तो इससे क्या होगा, जो स्ट्रैंड है आपके डीएनए का वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। जब छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो वो मॉलिक्यूलर बेस या वेट के हिसाब से सेग्रीगेट होगा। क्योंकि हमने रेडियो लेबलिंग कर रखी है तो ये हम ऑटो रेडियोग्राफी से एक्सरे फिल्म रख के ऑटो रेडियोग्राफी मेथड के हेल्प से सीक्वेंस को ट्रांसफर कर लेंगे और फिर उस सीक्वेंस को नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में रीड करेंगे। तो आप सब मुझे ये बताएं कि क्यों हम उसको नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में रीड करते हैं, ऊपर से नीचे करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा। सीक्वेंस एनालिसिस, आपके पास 4 लेन है, 4 लेन में अलग अलग कंसेंट्रेशन है। स्मॉलर फ्रैगमेंट जल्दी जल्दी मूव करता है, लार्जर फ्रैगमेंट जो बड़े फ्रैगमेंट्स है वो सबसे ऊपर रहता है। बैंड्स को नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ना है और उसके बाद आपको कंफर्म करना है कि कौन सा क्या है। सपोज ये है, इसमें से हम जेल के डायग्राम को देखते हैं। सपोज सबसे नीचे में लिखा है, ऊपर में देखिए फर्स्ट वेल है G, अगला वेल है A+G, तीसरा वेल है C+T और चौथा है C। तो सबसे नीचे में जो बैंड है वो है C और T दोनों का, पर C में वो बैंड मिसिंग है, मतलब ये बैंड जो हो जाएगा वो T का होगा। फिर अगला ऊपर, उससे नीचे उसे ऊपर देखिए, उसमें भी C और T वाला तो है पर C में वो बैंड मिसिंग है, मतलब वो T का होगा। तो ऐसे करके नीचे के सारे बैंड्स टी के हैं। उसके बाद देखिए जी, अब जी में आप देखेंगे तो फर्स्ट वेल और सेकंड वेल दोनों में जी अवेलेबल है या दोनों में बैंड अवेलेबल है, इसीलिए जी है। अगर दोनों में से सिर्फ सेकंड वेल में अवेलेबल होता तो फिर वो ए होता। देखिए ऊपर से थर्ड वाला जो बैंड है सिर्फ सेकंड वेल में अवेलेबल है, फर्स्ट में नहीं है, तो इसीलिए वो सिर्फ हमारा एडिनिन है। तो इस तरह से हमको इसके सीक्वेंस को रीड करना है। एडवांटेजेस अगर देखेंगे तो हाई सीक्वेंस एक्यूरेसी बताता है, इसमें कोई पॉलीमराइजेशन की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली डीएनए सीक्वेंस को यूज कर सकता है। इसमें मिथाइलेशन या केमिकल मॉडिफिकेशन के बारे में भी हमको जानकारी मिल जाती है कि क्या वहां पे कोई मॉडिफिकेशन है या नहीं। उसमें ये बेसिक डीएनए टेक्नोलॉजी या डीएनए सीक्वेंसिंग का फाउंडेशन टेक्निक था और इसीलिए इसका सिग्निफिकेंस ज्यादा है। लिमिटेशन ये है कि हाइड्रोजन या डाइमिथाइल सल्फेट ये हैजार्डियस है, साथ ही साथ हम रेडियो लेबलिंग करते हैं वो भी कहीं पे हैजार्डियस है। इन सब चीज को करने के लिए टेक्निकली साउंड पर्सन आपको जरूरत है, और ये यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं तो आपको बहुत सारे लोग लगेंगे। ये सारे इसके लिमिटेशंस है। टाइम कंज्यूमिंग है और शॉर्ट फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए में आप कर सकते हैं, बड़े बड़े जीनोम में आप इस तरह के मेथड को नहीं कर सकते। तो इसको बाद में रिप्लेस किया गया सैंगर सीक्वेंसिंग से और उसके बाद आया नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। एप्लीकेशन ये जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट में यूज होता है, डीएनए म्यूटेशन एनालिसिस में यूज होता है, मैपिंग में यूज होता है, डीएनए प्रोटीन इंटरैक्शन में यूज होगा, मॉलिक्यूलर जेनेटिक रिसर्च में यूज होता है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में यूज होता है। अगर हम कंपैरिजन करें सैंगर्स और मैक्सम गिलबर्ट में, तो मैक्सम गिलबर्ट केमिकल क्लीवेज करता है, सैंगर चेन टर्मिनेशन करता है। डीएनए पॉलीमरेज मैक्सम गिलबर्ट में जरूरत नहीं है, सैंगर्स में इसकी जरूरत है। रेडियो एक्टिविटी जो है वो मैक्सम गिलबर्ट में जरूरत होती है, जबकि सैंगर्स में इसकी जरूरत नहीं होती है। हजार्डियस केमिकल्स जो है वो मैक्सम गिलबर्ट में यूज होता है जबकि सैंगर में नहीं होता है। ऑटोमेशन की अगर बात करें तो मैक्सम गिलबर्ट डिफिकल्ट है और सैंगर जो मेथड है वो काफी इजी है।
मैक्सम गिलबर्ट शॉर्ट सीक्वेंसिंग पे काम करता है, सैंगर लॉन्गर सीक्वेंस पे काम कर सकता है। मैक्सम गिलबर्ट का कॉस्ट ज्यादा है जबकि सैंगर्स का कॉस्ट कम है, इसीलिए सैंगर को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। और प्रेजेंट डे में मैक्सम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग मेथड यूज नहीं होता है, ये ऑब्सोलेट हो चुका है, जबकि सैंगर सीक्वेंसिंग मेथड वाइडली यूज होता है। तो ये बेसिक कंपैरिजन है मैक्सम गिलबर्ट और सैंगर का। आपको कोई भी क्वेश्चन आए इन दोनों से रिलेटेड या डीएनए सीक्वेंसिंग से रिलेटेड, ये टेबल आपको ड्रॉ करना ही है। फिर बढ़ते हैं सिग्निफिकेंस। मैग्नेटिज्म गिलबर्ट मेथड के सिग्निफिकेंस में सबसे पहले आता है कि ये डीएनए सीक्वेंसिंग का कंसेप्ट चालू किया था, और इसके बाद इसमें हम केमिकल्स यूज करके डीएनए को ट्रीट कराते हैं। ये मॉडर्न सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजीज है, ये डेवलप करता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में, और ये ऑटोमेटिक सीक्वेंस को आगे इवॉल्व करने में हेल्प किया है। रीसेंट स्टेटस अगर देखें, मैक्सम गिलबर्ट को भी ऑटोमेटेड सैंगर सीक्वेंसिंग, फ्लोरोसेंट सीक्वेंसिंग, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिक्स, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग और थर्ड जनरेशन सीक्वेंसिंग से रिप्लेस कर दिया गया है। इसीलिए मैक्सम सीक्वेंसिंग अब ऑब्सोलेट टेक्निक हो गया है। हो सकता है और 10 साल के बाद इस सीक्वेंसिंग का नाम भी शायद बच्चों को पता ना हो, पर आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए जहां से हमारा सीक्वेंस स्टार्ट हुआ है, ये एक स्टोन है, लैंडमार्क है जहां से ये सीक्वेंसिंग स्टार्ट हुआ था। तो फाइनली अगर हम कंक्लूड करें तो मैक्सिमम सीक्वेंसिंग फर्स्ट मेथड है डीएनए सीक्वेंस को पता करने के लिए। ये केमिकल सीक्वेंसिंग या केमिकल बेस्ड क्लीवेज के बेसिस पे सीक्वेंसिंग करता है। ये इलेक्ट्रोफोरेटिक सेपरेशन कर सकता है। ये सेफ्टी कंसर्न्स और टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी के कारण ये ऑब्सोलेट होते जा रहा है, और ये आगे इसको इवॉल्व करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग या सैंगर सीक्वेंसिंग मेथड आ चुका है। तो ये था मैक्सम गिलबर्ट और सीक्वेंसिंग मेथड। अगर आपके क्वेश्चंस 5 to 10 मार्क्स के आ रहे हैं तो जितना मैटर हमारे इस स्लाइड्स में था वो आपके लिए सफिशिएंट है, आप उसको अच्छे से लिख सकते हैं। पॉइंट्स में दिया हुआ है तो आंसर भी आप इसी से बना सकते हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने क्लास वालों के साथ शेयर करिए। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।